नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बुंदेली दस्तक। मैं हूं आपका देवेंद्र कौशिक। इस समय बुंदेली दस्तक की ये चुनावी यात्रा है। चुनावी यात्रा में हम लोग पहुंचे हैं बिरधा क्षेत्र में। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय जी। कौशिक जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार। पहले भी आपसे मुलाकात हो चुकी है, लेकिन अब चुनाव को सिर्फ 5 से 7 दिन बचे हैं। 5 दिन बाद प्रचार रुक जाएगा। क्या लग रहा है, क्या माहौल है? जब आपने हमारा पहला इंटरव्यू लिया था डिबेट में, तो हमने आपको बताया था, जब आपने हमसे पूछा था कि टिकट किसको मिलने वाली है, कितने दिन में मिलने वाली है, तो जो हमने आपसे कहा था, तो ईश्वर की कृपा से वो बातें सही साबित हुई कि प्रदीप जनार्दन जी को टिकट मिल रही है, इतने दिन में मिल जाएगी। अब हमारा प्रश्न ये है कि कांग्रेस कितनी मजबूती के साथ इस सीट पर चुनाव लड़ रही है? झांसी ललितपुर संसदीय सीट पर जो जनता का अपार स्नेह और विश्वास मिल रहा है, इसकी आशा 1 साल पहले से ही होने लगी थी। हालांकि मीडिया में और राजनीतिक जगत में ये किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जिस हिसाब से किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग का व्यापारी बदहाल हो गया था, तो ये मतलब एक चुनाव नहीं रहा 2014-19 की तरह। ये एक क्रांति का रूप ले चुका है और एक पूरी लहर कांग्रेस गठबंधन के प्रति देश में जा रही है, और खासतौर से झांसी ललितपुर अच्छे बहुमत से प्रदीप जनार्दन। आप कह रहे हैं कांग्रेस की लहर है, और वहाँ भारतीय जनता पार्टी कह रही है अनुराग शर्मा का कोई मुकाबला ही नहीं कर पा रहा है, 5 लाख वोट से जीत रहे हैं, ऐसी चर्चा बना रखी है। देखो, देखिए, कोई भी पार्टी हो, कोई किसी पार्टी का नेता हो, कार्यकर्ता हो, वो उसका कहना मजबूरी है, लेकिन ये जनता सब समझ रही है, और ख़ास तौर से आप मीडिया वाले भी धरातल से जुड़े, तो आप लोग भी सब समझ रहे हैं कि ये 2019 के विपरीत चुनाव जा रहा है, और इसको कोई भी लोग इग्नोर नहीं कर सकता है। और दूसरी बात, सर्वे भी दूसरी कहानी बयां कर रहे हैं। आपके गठबंधन के नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, अभी बाहर आए हैं, तो उन्होंने कहा है कि 75 साल हो गए हैं। ये किसकी तरफ इशारा है, किसकी ओर बॉलिंग कर रहे हैं? उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ कहा है कि आपने नियम बनाया था कि 75 साल, हालांकि बनाया था उन्होंने सम्माननीय आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे जो अटल बिहारी खेप के नेता थे, जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा, उनको निपटाने के लिए। लेकिन उन्होंने, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने अब उसी नियम में उनसे पूछा है कि आप भी अगले वर्ष 75 साल के होने जा रहे हैं, तो आप ये जो गारंटी ले रहे हैं, तो क्या अमित शाह के लिए ले रहे हैं या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को ले रहे हैं, जिनको आप अपने नियम के तहत प्रधानमंत्री बनाएंगे? यानी उनका आशा है कि आप अपने बनाए हुए नियम में खुद हट जाएं। अगर आपने दूसरों को, ये अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के लिए बनाया, तो आपको भी वो नियम स्वीकार कर लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने मंच से कहा है कि कांग्रेस आएगी तो मंगलसूत्र तक छीन लेगी। अगर बीजेपी के लिए जनता ने जो अपार बहुमत दिया था राज्य सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए, केवल वो उसी लाइन पर जो जनता से वादे पूरे किए होते, और उन्होंने हिंदू मुसलमान में और पाकिस्तान में अगर अपना समय जाया नहीं किया होता, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि 25 साल तक कोई बीजेपी को हिला नहीं सकता था। लेकिन उन्होंने केवल जनता के मैंडेट को अपनी होशियारी और जनता की बेवकूफ़ी समझी, जिसका वो अब नतीजा 4 जून को उन्हें मिलने जा रहा है। बिरधा क्षेत्र में वोट का प्रतिशत क्या रहने वाला है? कितने प्रतिशत वोट प्रदीप जैन जी को मिल जाएंगे? बिरधा क्षेत्र की बात हो रही है। हम अगर आपसे ललितपुर की दोनों विधानसभाओं की बात करें, तो पूरे उत्तर प्रदेश में हमेशा मतदान बहुत ही शानदार रहा है। एक बार दो चुनाव तो 75-82% तक पहुंच गया, 75, 80, 82। और हमें खुशी की बात है कि जनता में जो आक्रोश है, तो ये 80 से कम रहने वाला नहीं है, और ये उत्तर प्रदेश में और राष्ट्रीय मीडिया में भी एक कौतूहल हो जाएगा कि ललितपुर अपने इतिहास को फिर से दोहराने जा रहा है। वोटिंग अपार होती है। मेरा प्रश्न ये था कि इस बार कितना अंतर रहने वाला है वोट प्रतिशत का? अनुराग शर्मा जी को कितने प्रतिशत वोट मिलने वाले हैं, या आपके प्रत्याशी को सीधा सीधा कितने वोट मिलने वाले हैं? हमारे प्रत्याशी को हर वर्ग का, हर जाति का वोट मिलने जा रहा है, और अगर उस हिसाब से चुनाव चला, तो 2 लाख वोटों से प्रदीप जनार्दन जीतने जा रहे हैं। चुनाव प्रचार को सिर्फ 5 दिन बचे हैं। कौन से बड़े नेता अभी कांग्रेस या गठबंधन के आने वाले हैं ललितपुर क्षेत्र में? हमारी ललितपुर कांग्रेस की जिला कमेटी द्वारा राहुल गांधी जी, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, और प्रियंका गांधी जी,
इसके अलावा गठबंधन में अखिलेश जी, केजरीवाल जी, मतलब सभी के समय मांगा गया है और 2 दिन में ये जानकारी मिल जाएगी कौन सा राष्ट्रीय स्टार प्रचारक ललितपुर में आ रहा है। हम आपको जरूर अवगत करा देंगे। बिरधा क्षेत्र की क्या स्थिति है? बिरधा बम्पर जीत रही है कांग्रेस और बिरधा क्षेत्र जीत रही है। जहाँ तक हम प्रचार करने गए हैं तो हमें 2014-19 में जो आक्रोश का सामना करना पड़ता था, हालांकि हमारे सब व्यवहार से इज्जत सम्मान सब देते थे, लेकिन अपने दिल की बात बता देते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि आप निश्चिंत रहिए और हमें सरकार की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं उससे आदेश हो गए हैं। अगर हमने वर्तमान सरकार को मौका दिया तो हम ज़मीन वाले भी नहीं रहेंगे, ना मकान वाले रहेंगे, हमारा सब बिक जाएगा। इस तरह से जनता त्रस्त है और काफ़ी अच्छा प्रतिसाद कांग्रेस प्रत्याशी को मिलने जा रहा है। अब आपने कह ही दिया है सारों इशारों में कि सरकार आपकी बन रही है, तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए, एक बीजेपी का भी नेता बता देगा, एक कार्यकर्ता भी बता देगा, वोटर भी बता देगा कि कोई कांग्रेसी अगर कांग्रेस छोड़ के जाता है तो बीजेपी में हाथों हाथ क्यों लिया जाता है। अगर 4 लोग जाते तो उसको चारों हाथों हाथ लिए जाते हैं। तो इसका मतलब बीजेपी ने साबित कर दिया है कि कांग्रेस में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। और बीजेपी में वित्त मंत्री निर्मला सीता को बनाया गया था तो जनता ने कहा प्याज महंगी क्यों है, या मीडिया ने पूछा, बोली मैं प्याज नहीं खाती हूँ। इस टाइप के वित्त मंत्री हैं। अगर कांग्रेस में वित्त मंत्री की तो वहाँ पे कतार लग जाती है, अगर फॉरेन मिनिस्टर बनना है तो वहाँ पे कतार लग जाती है, कि होम मिनिस्टर बनना है। इतने मतलब जो 55 साल शासन किया है तो एक से एक विभूतियाँ कांग्रेस में है और बीजेपी में इसलिए सबको हाथों हाथ लिया जाता है। तो अगर 2-4 लोग अगर बीजेपी में जा रहे हैं तो बीजेपी में अपने लोगों को किनारा कर दिया जाता है और कांग्रेस के लोगों को हाथों में। तो कांग्रेस तो एक से एक प्रतिभाशाली लोगों की खदान है। तो यहाँ पे चिंता करने की कोई बात नहीं है। देश को, जैसे आपको 92 की जानकारी होगी कि चंद्रशेखर जो मंडल की राजनीति चलाता तो देश एक गृह युद्ध की आग में चला गया था। सवर्ण लोग मंडल के विरोध में आत्मदाह कर रहे थे। जहाँ तक हमें उस समय की जानकारी है तो सवर्ण लोगों के कम से कम 1,500-2 हज़ार आत्मदाह हुए थे, जिसमें उत्तर प्रदेश काफ़ी आगे था। और मंडल की राजनीति में जो यहाँ पूरे देश में दंगे हुए थे तो देश काफ़ी पीछे चला गया था। उसकी सजा देश की जनता ने भुगती है और देश ने भुगती है। तो 92 में कांग्रेस की सरकार बनी, वित्त मंत्री बनाया गया मनमोहन सिंह को। तो उदारीकरण की नीति चलाकर उन्होंने देश का खजाना खचाखच भर दिया था। और एक आज हम कांग्रेसी होने के नाते बावजूद भी अटल बिहारी पूर्व हमारे प्रधानमंत्री जो सम्मानीय पूरे देश के हैं, उनकी तारीफ करेंगे कि उन्होंने मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी कि मनमोहन सिंह की उदार नीतियों को हम आगे चलाएंगे और देश में रोजगार और नौकरी और बिजनेस और जो कॉरपोरेट जो विदेशी कंपनियां आई थी तो देश को उन्होंने वही आर्थिक नीति लागू की थी जिसका सत्यानाश मोदी सरकार ने कर दिया था। तो कांग्रेस को वही नीति लागू करना है और जो देश का पैसा चुनिंदा लोगों के पास गया है तो उनसे वो पैसा लेके हर किसानों का कर्जा माफ होना है, हर गरीब महिलाओं को 8,500 रुपया महीना मतलब 1-1 लाख रुपया साल देना है। और कांग्रेस, हम जहां प्रचार में जा रहे हैं तो एक गारंटी कार्ड जनता को दे रहे हैं और उसको निश्चित ही पूरा करना है। 2009 में आपको मालूम है कांग्रेस ने, सोनिया जी ने वादा किया था हर किसान का कर्जा माफ करेंगे हम, क्योंकि बदहाली किसान सुसाइड करने लगे थे आर्थिक बदहाली से। तो कांग्रेस ने एक साथ पूरी देश का कर्जा माफ किया था और वही करना जा रही है। अगर कांग्रेस को लंबी पारी खेलना होगी तो जो वादे इस समय जनता से किए जा रहे हैं वो पूरे निश्चित ही होंगे और देश को फिर से, जैसे बीजेपी वालों ने, मोदी सत्ता ने पाकिस्तान जितना भगवान का नाम लिया, जितना पाकिस्तान का नाम ले लेके देश को पाकिस्तान बना दिया है आर्थिक बदहाली में। आप इंडेक्स के आप आर्थिक आंकड़े पढ़िए, इंडेक्स की रिपोर्टें पढ़िए, अंतर्राष्ट्रीय या विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्टें पढ़िए तो उसमें भारत 150 से नीचे, ऊपर तो है नहीं है। देश में प्रसन्नता में पाकिस्तान नीचे से चला गया कि देश में लोग प्रसन्न कितने हैं। भुखमरी में भूटान से श्रीलंका, भारतीय जनता पार्टी के नेता अमेरिका के, चीन की टक्कर पे ले जाना है जापान को और वही नीतियाँ निश्चित ही बनेंगी और अमेरिका, चीन, रूस, जापान की राह पे जाना है। भारत की जनता समझ गई हमें पाकिस्तान की राह पे नहीं जाना है जो हमेशा कटोरा पकड़े रहते हैं, हमें उसका नाम भी नहीं लेना है। आज पाकिस्तान का नाम ले लेके मानसिकता वोटरों की और जो सरकार ने अपनी बनाई है तो ये पाकिस्तान तो भारत का दुश्मन है। भारत का प्रधानमंत्री, कांग्रेस का प्रधानमंत्री आज तक पाकिस्तान की धरती पर नहीं गया है
और मोदी जी ने एक सर के बदले 10 सर लाने की कह के सत्ता में ग्रहण करते हुए नवाज शरीफ से हाथ मिलाने बिन बुलाए मेहमान। तो कांग्रेस की ये दोहरी नीति नहीं है। इंदिरा गांधी ने उस समय पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। एक बार कांग्रेस फिर इतिहास दोहराने जाएगी और बलुस्तान, अभी बांग्लादेश बनाया था पूर्वी पाकिस्तान को, अब एक बलुस्तान का टुकड़ा करेगी और हमेशा भारत से आतंकवाद खत्म कर देगी। और कांग्रेस ने जो कहा है वो करेगी। जैसा कि आपने कहा है कांग्रेस की सरकार बन रही है इंडिया गठबंधन की, तो जो अभी आपके नेता कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, तो ये वापस आएंगे तो इनकी घर वापसी होगी या दरवाजे बंद रहेंगे इनके लिए? अब हमें तो ये लग रहा है कि जो परंपरागत बीजेपी के नेता हैं वो कांग्रेस में जरूर आएंगे, क्योंकि और ख़ास तौर से वो नेता आएंगे जो अटल बिहारी जी के साथ रहे हैं और एक बीजेपी की विचारधारा से जुड़े हैं और सिद्धांतवादी नेता थे। आज मोदी जी ने, शाह ने, इस जोड़ी ने जो बीजेपी की नीतियां थी, एक स्वदेशी वाला मामला था, राष्ट्रवाद था, राष्ट्र प्रेम था, हिंदुत्व था, जो भूखे हिंदुओं को भरपेट करके वो हिंदुत्व की बात करते अभी थे। भूखे, उन्होंने भूखा करके हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। भूखे पेट की आपने जिक्र किया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता कह रहे हैं हम फ्री में खाद्यान्न दे रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो राशन के हिसाब से दे रहे हैं। कौशिक जी आप ये बताइए कि 2014 में उन्होंने कहा था 15 लाख रुपया देंगे और आपने 15 लाख का वादा करके 5 किलो का थैला पकड़ा दिया। ये जनता का मजाक या जनता को तमाचा मारा है? ये बीजेपी नेताओं से पूछें आप जरूर। 15 लाख की आपने बात की। अच्छा एक और है, आपने धन से तो जनता को वंचित कर दिया है, धर्म पे लागू कर देते। देश में कितने बलात्कार हो रहे हैं, बीजेपी नेता पकड़े जा रहे हैं। ये रावण की नीति है कि राम जी की नीति है? आप रावण की नीति पे चल रहे हैं। जनता को आपने भूखा कर दिया। एक मात्र आरोप पे राम जी ने अपनी प्रिय पत्नी सीता को त्याग दिया था और उन्हीं राम का नाम लेके आपने कई विधानसभा के चुनाव जीते 1990 से, कई बार केंद्र की सत्ता पाई और आप भगवान के विरोध में जा रहे हैं। कह रहे हैं ना मंदिर बना दिया है, मंदिर बना दिया है। अच्छा कोरोना लॉकडाउन के 2 साल आपको याद होंगे, मंदिर खुलने से लोगों को कोरोना हो रहा था, स्कूल खुलने से लोगों को कोरोना हो रहा था, और कलारी और मदरालय और शराब की दुकानें खुलने से भाग रहा था क्या कोरोना? ये बीजेपी के क्रम है। विचार करो और ये सोचो कि ये कहते कुछ हैं, इनके खाने के दांत कुछ और हैं, दिखाने के दांत कुछ और हैं। आचरण से देखो इनके, उन्होंने क्या कृत्य किए हैं उससे परखो इनके कि इनकी जो बोली है क्या उन्होंने ज़मीन पर उतारी है। आप खुद निर्णय करिए, सभी लोगों को निर्णय करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने अपने सोशल मीडिया साइट पे लिख रखा है मोदी का परिवार। सभी लोग चौकीदार बन गए थे। अब मोदी का परिवार, अब ब्रजभूषण सिंह जो ओलंपिक महिला रेसलरों के बलात्कार का आरोप है, उसकी लड़की को टिकट भी दे दी अभी। अब वो भी लग रहा है मैं मोदी का परिवार हूँ। जितने भी ये घोटालेबाज हैं सभी लोग कह रहे हैं मोदी का परिवार है। अगर वो मोदी का परिवार है तो ऐसे परिवारों से भगवान सभी को बचाए। अगर कोई अच्छा आदमी बताए कि मैं मोदी का परिवार, तो अच्छा लगता। दूसरी बात, मैं हूँ चौकीदार। कितने लोग देश का पैसा खा के भाग गए विदेश में, कैसी चौकीदारी है? तो ये जनता को सोचना, जनता तो सोच लिया जनता ने। बाकी जो अटल बिहारी जी के समर्थक रहे हो सब, वो एक बीजेपी के भक्त बन गए, अंधभक्त नहीं है। अब अंधभक्त नहीं है, अंधभक्त सोचता नहीं है, उसको जो पढ़ाया जाता है वो उसी पल पार्टी पे रहता है। और भक्त होते हैं जो, चाहे राम के भक्त हों, धर्म के भक्त हों या अच्छे सिद्धांतों के भक्त हों, तो वो ये देख रहे हैं कि आपके आचरण क्या है, आपके कृत्य क्या हैं। अब हमें बेवकूफ़ नहीं बनना है। अभी एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है कि कुछ पूर्व जज हैं और मीडिया के बंधु हैं, उन्होंने एक डिबेट के लिए राहुल गांधी जी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमने सामने बुलाया है। उसमें आपके राहुल गांधी जी की क्या प्रतिक्रिया है? राहुल गांधी जी ने वो निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, आमंत्रण। क्योंकि राहुल गांधी लंदन गए हैं या पेरिस कहीं भी विदेश में गए हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने उन्होंने जो भी प्रश्न पूछे हैं हर दृष्टिकोण में मुद्दे पर अपना विजन रखा है और बिना टेली प्रॉम्प्टर के रखा है। और इस प्रकार राहुल गांधी ने वो चैलेंज स्वीकार कर लिया है। अब हम चाहते हैं कि जिस प्रकार अमेरिका में चुनाव होते हैं तो वहाँ पे 2 पार्टी हैं, तो आमने सामने बिठाया जाता है लाइव उन्हें, और वही दोनों से प्रश्न किए जाते हैं। रिपब्लिकन है, एक डेमोक्रेट पार्टी है वहाँ पे, तो दोनों को बैठाया जाता है और दोनों के उत्तर पूछे जाते हैं। आपकी आर्थिक नीति क्या है, आपकी कृषि की नीति क्या है, पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार के अवसर क्या हैं, विदेशी मुद्रा या देश में उद्योगपतियों के लिए नीति क्या है। मतलब हर व्यू पे उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो उत्तर देते हैं और जनता देखती है लाइव।
और उस हिसाब से अपना मतदान कर देती है। तो उन्होंने ये पहल की है पूर्व न्यायविदों ने और कुछ जाने माने पत्रकारों ने कि यही भारत में हो जाए, जनता फिर तय कर ले, और जिससे ये नफरत की राजनीति है, जो मतलब एक दूसरे के प्रति नफरत या दूसरे को बदनाम करते हैं, बुरा बोलते हैं असभ्यता पूर्वक, तो वो ख़त्म हो जाए देश से कल्चर। तो मैं तो मोदी जी से आशा रखता हूँ कि जल्दी से जल्दी वो 4 चरण के चुनाव तो निमंत्रण स्वीकार कर लें, और देश की जनता है, दूध का दूध पानी का पानी क्या है सब अच्छी तरह से परख ले, जिससे देश का भला हो। ये थे कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष संजय जैन मोदी जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे कठोर प्रश्नों का जवाब बड़ी मधुरता से और बेबाकी से दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपको आपके चैनल को बधाई देते हैं, जिस तरह से आप निष्पक्ष होकर और निर्भीक होकर जनहित के मुद्दे हर पार्टी के नेताओं से पूछ रहे हैं, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आशा करते हैं कि इसी प्रकार से आप अपना जॉब कैरियर आगे बढ़ाएं और हमारे क्षेत्र के लिए एक कौशिक के रूप में एक हीरा मिल जाए जो जनहित के लिए निरंतर सतत प्रयास करते रहे। धन्यवाद।